हेलो भाई, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आर्मी स्टडी के इस मंच पर। हमारे साथ गोपाल भाई, प्रीतम, विजय भाई, महेश। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, एकदम मस्त मेरे भाई। जैसा कि आप सभी से वादा किया था कि हर शनिवार को हमारा जो पेपर होगा ना, वो मेरे भाई हम टेक्निकल का लगाएंगे। ठीक है ना? बाकी मेरे भाई मंडे टू फ्राइडे है, वो हमारा नर्सिंग का पेपर होगा। और टेस्ट है वो सभी को लगाना है। ठीक है ना? क्योंकि नर्सिंग में केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीके वगैरह है, ये तो सेम ही रहता है मेरे भाई। चलिए आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सेशन को लाइक शेयर करो दबा के। टेक्निकल के अंदर मेरे लाला जीके के 5 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। फिजिक्स के मेरे भाई 15 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री के मेरे भाई 10 क्वेश्चन आते हैं। और मैथ्स के मेरे भाई 15 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के मेरे भाई 5 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। 15 5 20, 10 30, 15 45 और 5 50। 50 प्रश्नों का ये आपका टेस्ट होता है। 200 नंबर का पेपर होता है। फिजिकल के नंबर इसमें काउंट नहीं होते मेरे भाई। टेक्निकल में जो बच्चा देखिए 50 में से 35 तक अगर पहुंच जाता है तो उसका सिलेक्शन 101% हो जाता है। और आर्मी टेक्निकल की बिल्कुल बेसिक से, जीरो से आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे आर्मी स्टडी एप्लीकेशन में मिशन फौजी बैच के साथ जुड़ के बहुत अच्छी आप तैयारी कर सकते हैं। अभी जुड़ने से ये फायदा होगा कि आपकी भर्ती आने के बाद हमारा जो नया बैच आएगा वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा मेरे भाई। 699 इसकी प्राइस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर हमने ओरिजिनल लिया है पिछले पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है मेरे भाई? जो मेमोरी बेस्ड पेपर होता है ना, वो पेपर है जो आपका मेरे भाई 2024 में लगा था। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मेरे भाई देखिए। जीके के कैसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता, छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20। बताइए मेरे भाई, इसका आंसर है वो क्या होगा? सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। रोशन भाई, फौजी मलिक, शशि कुमार, शाहिद अंसारी मेरे भाई। चलिए आने दीजिए। और बाकी देखिए, कल संडे है। कल 11 बजे आर्मी स्टडी का जो एप्लीकेशन है, अगर कोई नया बच्चा है जिन्होंने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आप गूगल प्ले स्टोर से आर्मी स्टडी लाइव क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना। उसमें कल सुबह 11 बजे आर्मी की ऑल ट्रेड का मेरे भाई ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट बिल्कुल फ्री होता है। सभी को लगाना होता है। ठीक है मेरे भाई? चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा, यहां पर जितने भी प्यारे बच्चे ऑप्शन बता रहे हैं मेरे भाई, ए, वो परफेक्ट बता रहे। आर्टिकल 17 का जो उल्लेख है मेरे भाई वो है अस्पृश्यता के अंत से। अनुच्छेद 18 में किसका उल्लेख है मेरे भाई? अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत याद रखना है। और अनुच्छेद 19 में किसका उल्लेख है? आप कहोगे सर 19 में है मेरे भाई बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता याद रखना है। और अनुच्छेद 20 में मेरे भाई किसका उल्लेख है? अपराध के लिए, अपराध के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, ये आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है। क्लियर है मेरे भाई? एकदम सर क्लियर है। आगे चलो। नेक्स्ट है, कोलार सोने की खदानें भारत के कौन से राज्य में है? बताओ मेरे जवानों।
कोलार सोने की खदानें भारत की कौन से राज्य में है? सभी प्यारे बच्चे आंसर बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार मेरे भाई। तो ये कहाँ है, कौन से राज्य में है? आप कहोगे सर कोलार की खाने है ना, ये है कौन से राज्य में सर? कर्नाटक में है मेरे भाई। ठीक है जी, एकदम सर क्लियर है। इसी कर्नाटक में ध्यान रखना सोने की हट्टी कान है जो भारत की सबसे बड़ी है। इसी कर्नाटक में आपके मेरे भाई कोलार गोल्डफील्ड केजीएफ कान है जो सबसे पुरानी है, आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है मेरे भाई? भारत की वर्तमान सीडीएस आप सभी को बताना है मेरे भाई। भारत के अंदर लाडले ये जो सीडीएस का जो पद है ये कब सर्जित किया गया? तो ध्यान रखना 2019 से यह पद सर्जित किया गया मेरे भाई। क्लियर है जी। और वर्तमान में है आपके मेरे भाई अनिल चौहान। ऑप्शन यहां पर ए आपका परफेक्ट होगा। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, शाबाश। ऐसे प्रश्न देखिए जीके के आते हैं और ये पांचों प्रश्न ओरिजिनल है जो पिछले बार पूछे गए थे। आंध्र प्रदेश में मार्च अप्रैल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बताओ मेरे भाई, आंध्र प्रदेश में मार्च अप्रैल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सारे बच्चे बताएंगे मेरे भाई। आर्मी के हर एक ट्रेड के लिए देखिए त्योहार लोक नृत्य है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, यहां से प्रश्न कंफर्म आता है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ सैटरडे को मेरे भाई हम टेक्निकल का पेपर रखते हैं, बाकी सारे बच्चे टेस्ट लगाओ, कहां दिक्कत है। उगादी, शशि कुमार चौधरी ने सही बताया है, उगादी इज राइट आंसर होगा। यह उगादी जो त्योहार है ना मेरे भाई, ये ध्यान रखना, जैसे आपका एक तो आंध्र प्रदेश राज्य हो गया जिसके बारे में अभी आपसे पूछा है ना। इसके अलावा मेरे भाई तेलंगाना हो गया, है ना। इसके अलावा ध्यान रखना कर्नाटक हो गया। इन राज्यों का ये मेरे भाई नववर्ष त्योहार है, आप सभी को ध्यान रखना है। पोंगल है ये आपका तमिलनाडु का हो जाएगा सर, तमिलनाडु का पोंगल हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ओणम है ये आपका केरल का हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। हम्पी महोत्सव है ये कर्नाटक राज्य में इसका आयोजन होता है मेरे लाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलो भारत में किसका दर्शन है? बताएंगे सारे बच्चे मेरे भाई। सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलो, यह किसका दर्शन है? सभी नौजवान इसका आंसर बताएंगे। बहुत अच्छा बेहतरीन मेरे भाई ये प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के लिए। बताओ मेरे जवानों क्या होगा इसका आंसर? फटाफट सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। हाँ जी सर, ये महात्मा गांधी जी का दर्शन है। ऑप्शन यहां पर बी आपका मेरे भाई राइट होगा। ठीक है जी। अंबेडकर जी का नारा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। टैगोर जी ने बंगाली भाषा में कहा था तबे एकला चला रे। और वीर सावर जी की पुस्तक ध्यान रखना मेरे भाई, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए सभी प्यारे बच्चे बताएंगे 5 में से आपका स्कोर कितना हुआ, क्योंकि जीके के 5 ही मेरे भाई प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। आगे अब आपके मेरे भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री की बेहतरीन प्रश्न है वो डीएस सर आपको करवाएंगे मेरे भाई। और उसके बाद लाडले आपका जो लाडले ध्यान रखना मैथ और रीजनिंग का टेस्ट होगा। ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, स्कोर बताओ मेरे भाई। चलिए तो हमारे टेक्निकल के योद्धाओं जीके का तो डर नहीं है ना कि हाँ सर बिल्कुल फोड़ देंगे अब की बार, है ना। आइए सर, जय हिंद जय भारत। चलिए सभी दोस्तों का एक बार तहे दिल से स्वागत आर्मी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज दोस्तों सैटरडे है और स्पेशल
टेक्निकल वालों के लिए पेपर है, लेकिन ये मत सोचना कि ये तो टेक्निकल का है हम क्यों लगाएं, नहीं। नर्सिंग वालों के फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों आती है। अगर कोई बंदा जीडी का अदर ट्रेड का है उसको तो लगाना ही है, क्योंकि ये आपको ओरिजिनल 2024 के अंदर आए हुए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको तो ये दिमाग में लाना ही नहीं है कि ये मेरी ट्रेड का है या नहीं है, इसलिए पेपर आप सबको पूरा लगाना है। ठीक है, आ जाओ देखिए फटाफट से, और बिल्कुल हम आज के इस पेपर को बढ़िया अंदाज में करेंगे, जिसमें देखो फिजिक्स के हमारे 15 सवाल हैं और केमिस्ट्री के हमारे 10 सवाल हैं। ये पैटर्न रहता है, इसमें बायोलॉजी नहीं आता है ना टेक्निकल के, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर 25 सवाल होने वाले हैं। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। और बहुत आसान सवाल आए थे 2024 का, अगर आप पेपर देखें ना तो ऐसा पेपर आएगा तो टेक्निकल में आराम से हम करेंगे स्कोर। देखो अभी सारी लेंस पूछा है, समतल, उत्तल, अवतल सभी। बताइए अभी सारी लेंस कौन सा है, दीजिए फटाफट। अभी सारी लेंस बताना है जी आपको, अभी सारी लेंस कौन सा है इनमें से ये बताना है। वेरी गुड। दोस्तों अभिसारी का मीनिंग होता है, अभिसारी का मीनिंग होता है जो प्रकाश किरणों को बिंदुवत करता है, प्रकाश किरणों को बिंदुवत करता है, एक जगह कन्वर्ट करता है, उसको हम अभिसारी कहते हैं। अब देखो यहां दिक्कत कहां होती है, दिक्कत होती है जब दर्पण और लेंस दोनों आते हैं। अगर अभिसारी की जब बात आती है और अपसारी की बात आती है, तो मैं आपको दोनों चीज क्लियर कर दूं ताकि आप गलत नहीं करो। अगर दर्पण में आया, अगर दर्पण में आया अभिसारी तो अवतल दर्पण, और अगर लेंस में आया तो उत्तल लेंस। अपसारी में उत्तल दर्पण और लेंस में अवतल लेंस, उल्टा होता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसीलिए तो ये सवाल पूछा है। अभिसारी है तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा, अवतल नहीं करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिसने पढ़ा है ना बहुत गजब उत्तर दिया है भाई। इस सवाल में बहुत सारे बंदे मैंने देखे फंस जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल न्यूमेरिकल सवाल है। 1 किलोग्राम वस्तु को पृथ्वी की सतह से 1 मीटर ऊपर ले जाने में किया गया कार्य बताना है। ये पता है कौन सी टॉपिक से सवाल आ रहा है, ये आ रहा है कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाले टॉपिक से। तो मैंने आपको एक बात सिखाई है कि जब जब न्यूमेरिकल आता है तब तब पहले लिखो आपको क्या क्या दिया है, उससे क्या है दिमाग खुलेगा कि यार मुझे दिया क्या है, निकालना क्या है। 1 किलोग्राम मतलब एम दे रखा है आपको 1 केजी। पृथ्वी की सतह से 1 मीटर ऊपर मतलब हाइट दे रखा है आपको 1 मीटर, ले जाने में किया गया आपको क्या निकालना है जी, कार्य निकालना है, डब्ल्यू निकालना है। तो याद करो कार्य के अंदर मैं 2-3 कंसेप्ट कराता हूं, 2-3 कंसेप्ट करवाता हूं। और ये जो कार्य आएगा ना, देखो ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाने में या गहराई से धरातल पर लाने में किया गया कार्य आप स्थितिज ऊर्जा से निकालोगे, mgh से। तो m का मान आपको 1 दिया है, g आपको लगभग 10 लेना है, हाइट आपको 1 दे रखा है। तो ये लो जी 10, कार्य का मात्रक क्या आ गया जी, जूल। तो 10 जूल इसका एकदम करेक्ट उत्तर होगा, 10 जूल। अब ना जिसने न्यूमेरिकल वगैरह बढ़िया तरीके से करवा रखे हैं, आपको एक एक न्यूमेरिकल बढ़िया तरीके से करवा रखे हैं। गुरुत्वाकर्षण किसके समानुपाती होता है, एफ के, m1 m2 के, r के, r स्क्वायर के। बताओ गुरुत्वाकर्षण किसके समानुपाती होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको पता है किसने दिया था जी, न्यूटन ने दिया था। किसने दिया, न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण में ये कहा गया कि ये जी
दोनों पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्यतकर्मानुपाती होता है। ये दो समीकरण बनाते हैं। सवाल पूछ रहा है किसके समानुपाती, तो दोस्तों m1 m2 के समानुपाती है। अगर व्यतकर्मानुपाती पूछता तो फिर हम आर स्क्वायर के बताते हैं, है ना। तो ये गुरुत्वाकर्षण के नियम से पूछा गया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयतन का मात्रक बताना है। मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर। किसका मात्रक बताना है जी आपको? आयतन का मात्रक बताना है। वॉल्यूम की यूनिट बतानी है, आयतन का आपको मात्रक बताना है। बताइए आयतन का मात्रक कौन सा है? मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर। बताओ देखें। तो आपको जब भी मात्रक पूछे ना, आप पहले उसका फॉर्मूला लिखो। आयतन होता है दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो आप सबको पता है कि जब अपन इनका मात्रक लिखते हैं तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई का मात्रक हो गया जी मीटर, गुणा चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का भी मीटर। तो ये आ जाएगा जी मीटर का क्यूब। तो ये मीटर क्यूब आ जाएगा दोस्तों, मीटर क्यूब। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। मीटर क्यूब, वेरी गुड। मीटर स्क्वायर अगर आता तो वो क्षेत्रफल का यूनिट हो जाता भी। किसका हो जाता? क्षेत्रफल का यूनिट हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2, 4, 1, 3। देखो बहुत इजी सवाल थे। टेक्निकल का पेपर इतना हार्ड नहीं आया था जितना हम सोच रहे थे। टेक्निकल का बहुत इजी पेपर आया था, इससे तो बेहतर जीडी में क्वेश्चन बेहतर आए थे। तो बताओ चुंबक के ध्रुव कितने हैं? इससे आसान और क्या पूछेगा। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, सबको पता है। एक नॉर्थ और एक साउथ। एक उत्तरी ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है। एक दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा, तो एक उत्तरी ध्रुव आ जाएगा, एक दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा। और मैं आपको यह भी बता दूं, समान ध्रुव अगर लेते हैं तो इनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अगर असमान ध्रुव लेंगे, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, तो फिर इनमें क्या होगा? आकर्षण होगा जी। क्या होगा? आकर्षण। चलिए अगला सवाल। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान, चलो जो दिया है वो लिखते जाओ। एम दे रखा है 5 केजी जी, चलो ठीक है 5 किलोग्राम है। तथा त्वरण दे रखा है, मतलब आपको ए का मान 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो आपको निकालना क्या जी? बल निकालना है। न्यूमेरिकल सवाल भी देखो कितने आसान। जिसको सूत्र याद थे ना, उसका उत्तर उसके पास मौजूद था, ये मान लो। अब बल निकालना है। लिखो हमेशा, जो वैल्यू दिया है वो लिखो, क्या पूछ रहा है वो लिखो। इससे आइडिया बन गया। आप देखो आइडिया बन गया ना। एफ निकालना है, एफ बराबर एम में होता है। और आपको दोनों वैल्यू दे रखी है, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत नहीं है ना। एम कितना है जी? 5। ए कितना दे रखा है आपको? 5। तो ये 25। बल का मात्रक न्यूटन, तो ये 25 न्यूटन सही जवाब आ जाएगा। 25 न्यूटन, देख लो आराम से कर दोगे। मतलब टाइम लेने वाले न्यूमेरिकल नहीं दिए हमने, तो इससे भी बेहतरीन पढ़े हैं ऐप के अंदर। इससे भी बढ़कर पढ़ के गए थे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 के ओरिजिनल सवाल हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं, जो बच्चों ने बताए हैं, पेपर देकर बाहर आए थे उन बच्चों ने ही बताए हैं। यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनेगा? यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनेगा? बताओ। F2 पे बनेगा, C पे, 2F पे, F पे। तो आपको देखो मैंने एक ऐसा जुगाड़ बता रखा है
जब ऐसा सवाल आता है तो एक जुगाड़ मैंने आपको सबको बता रखा है, उस जुगाड़ को अप्लाई कीजिए। कैसे? यहां मैं लिख रहा हूं वस्तु, यहां मैं लिख रहा हूं प्रतिबिंब। अब मैंने कहा जब दर्पण की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? यहां दर्पण की बात कर रहा है। तो आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं बस, 3 पॉइंट याद रखने हैं, अनंत, सी और एफ। बस वस्तु रखेंगे अनंत सी एफ पर, तो आपको क्या करना है? ऐसे घुमाना है, घुमाना है इसको, ऐसे घुमा दो तो एफ इधर आ गया, सी इधर, अनंत इधर। ये लो जी, अपना उत्तर तैयार है। अगर वस्तु को हम अनंत पे रखें प्रतिबिंब एफ पे, सी पे रखेंगे सी पे, यहां रखेंगे तो यहां बन जाएगा। और अगर हम इन दो के बीच रखते हैं तो इन दो के बीच बनेगा, इन दो के बीच रखते हैं तो इन दो के बीच बनेगा। इससे बेहतरीन जुगाड़ नहीं हो सकता अगर ऐसा सवाल आता है तो। अब पूछा क्या आपको? अनंत पे रखोगे तो अनंत पे रखोगे एफ पे बनेगा, ये उत्तर आ गया। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये तरीका लेंस में भी है। लेंस में क्या होता है? सी की जगह बस 2f आ जाता है। चलिए, ट्रांसफॉर्मर धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तापीय, चुंबकीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं? ट्रांसफॉर्मर धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है? दोस्तों ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है? एसी वोल्टेज को कम या अधिक करना, कम या अधिक करना, एसी वोल्टेज को कम या अधिक करना। ठीक है, इसके अलावा तापीय या उष्मीय प्रभाव तो होगा नहीं, इसका होगा चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है, क्योंकि तापीय और उष्मीय प्रभाव की बात करें तो अलग अलग है। रासायनिक प्रभाव पर विद्युत सेल काम करते हैं, विद्युत सेल। बाकी देखो तापीय प्रभाव पर लगभग सारे हैं, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, हीटर है, गीजर है, जितने भी है ना वो सारे हैं। बाकी विद्युत मोटर है, डायनेमो है, ट्रांसफॉर्मर है, विद्युत घंटी है, ये चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका जड़त्व अधिकतम होता है? इनर्शिया, जड़त्व का मतलब इनर्शिया, साइकिल का, कार का, बस का, रेलगाड़ी का। दोस्तों जड़त्व का पहले मीनिंग क्या है? जड़त्व दोस्तों ध्यान रखना है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। और ये अब की बात टेक्निकल वाले संभल के रहना, 100% आएगा कि जड़त्व की उत्पत्ति या जड़त्व किससे निकलता है? जड़त्व द्रव्यमान से निकलता है। द्रव्यमान भार के अंदर इंक्लूड होता है, अपरिवर्तित राशि है। अब देखो जड़त्व होता है विरोध, एक तरीके से विरोध होता है। अगर कोई वस्तु विरोध करती है तो कितना विरोध कर रही है वो उसका जड़त्व है। अब आपको तो दिमाग में यही रखना है कि जब नाम जड़त्व आ जाए तो दिमाग में विरोध आना चाहिए। तो विरोध का मतलब ज्यादा विरोध कौन करेगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा। तो ज्यादा जड़त्व किसका होगा? रेलगाड़ी का होगा। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा, वो सबसे ज्यादा विरोध करेगा, तो वो रेलगाड़ी हो जाएगी। फिर किस बल के कारण ग्रह आपस में बंधे रहते हैं? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल। कौन सा बल है जिसकी वजह से जितने भी प्लेनेट हैं वो आपस में बंधे रहते हैं? बताइए किस बल के कारण ग्रह आपस में बंधे रहते हैं? शाबाश, वेरी गुड, आने दीजिए। किस बल के कारण ग्रह आपस में बंधे रहते हैं? ग्रह आपस में किस बल से बंधे रहते हैं बताओ? तो यहां दोस्तों होगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय ये तो तब होता है जब गोल मार्ग पर लगे, गोल मार्ग पर कोई वस्तु घूमती है। तो अभिकेंद्रीय तो लगता है बाहर से केंद्र की ओर, बाहर से केंद्र की ओर लगता है, और ये लगता है केंद्र से बाहर की ओर।
केंद्र से बाहर की ओर। और ये दोनों बल गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही उत्पन्न होते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए, किस गैस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है जिसमें ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी? तो ये सवाल कहां से आ रहा है? ये आ रहा है ध्वनि की चाल पर माध्यम का प्रभाव। पढ़ते हैं हम ऐसा टॉपिक में। तो ध्वनि की चाल पर माध्यम का प्रभाव। तो दोस्तों देखो, यहां एक रिलेशन बता रहा हूं कि ध्वनि की चाल, ध्वनि की जो चाल होती है ना वो दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/, गैस के अणुभार के। गैस का अणुभार मतलब जिसका अणुभार ज्यादा होगा, जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसमें ध्वनि की चाल कम होगी। तो यहां दोस्तों अणुभार निकालते हैं। अणुभार होता है परमाणु भार का योग होता है। तो इसका तो आएगा जी 2 ग्राम, इसका आएगा 28, 28 के साथ 14 होता है ना परमाणु भार, इसका 1 होता है तो 1 गुणा 2, 2 आ गया। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है तो 14 दूनी 28। क्लोरीन का 17 मत कर दें, 17 तो इसका ना वो होता है परमाणु क्रमांक, है ना, इसका 35 होता है लगभग, तो 35 दूना 70। कार्बन डाइऑक्साइड में देखो, कार्बन का 12 और 32 44। तो जिसका सबसे ज्यादा उसमें सबसे कम, जिसका सबसे कम उसमें सबसे ज्यादा, तो हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा होगी। हाइड्रोजन के अंदर ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना है। चलिए, ऋणावेशित किरणें कौन सी हैं, ये आपको सवाल पूछ रहा है। ऋणावेशित किरणें कौन सी हैं? अल्फा, बीटा, गामा या इनमें से कोई नहीं? नेगेटिव रे कौन सी है? जिन पर माइनस चार्ज होता है वो कौन सी है? शाबाश, बताओ देखे भाई। 3 है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा और बीटा की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। गामा की बैकुरल ने की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अल्फा और बीटा। अल्फा तो होता है इस पर धनावेश होता है, बीटा पर दोस्तों माइनस होता है और इस पे चार्ज 0 होता है। ये तो उदासीन होती है ना, तो इस पे चार्ज होता नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, नेगेटिव कौन सी है? बीटा है जी, जो इलेक्ट्रॉन के समान भी है, इलेक्ट्रॉन के समान है। और ये हीलियम परमाणु का नाभिक भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? प्रकाश वर्ष, किलोमीटर, पारसेक, खगोलीय मात्रक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। डिस्टेंस, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक बताना है। शाबाश, बताइए क्या होगा? वेरी गुड। शाबाश, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। दोस्तों एक पारसेक जो है ना उसके अंदर 3.26 प्रकाश वर्ष है। तो प्रकाश वर्ष से तो बहुत बड़ा हो गया ना ये। तो याद रखना, सबसे बड़ा मात्रक दूरी का कौन सा हुआ? पारसेक हुआ है। नेक्स्ट देखो, एक न्यूमेरिकल सवाल और आ रहा है। न्यूमेरिकल खूब आते हैं टेक्निकल में, ये टेंशन मत लो, लेकिन ऐसे नहीं आएंगे जो हम पढ़ के नहीं गए, सब पढ़ के गए हैं। देखो, यदि कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से, सर नियत वेग क्या होता है? तो आओ मैं नियत वेग पे ले चलता हूं। नियत वेग का मतलब है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों बराबर हैं 20 मीटर प्रति सेकंड। मतलब नियत का मतलब है कांस्टेंट, जिस वेग से शुरू हुआ था अब भी वही वेग चल रहा है। तो u भी उतना है, v भी उतना ही है, दोनों बराबर है। फिर समय आपको t दे रखा है अगले ने 5 सेकंड।
पूछा क्या है जी, त्वरण पूछा है, तो v माइनस यू अपॉन टी निकाल दो। तो v भी 20, u भी 20, t 5, 20 माइनस 20 0/5, उत्तर आपका 0 आ जाएगा। त्वरण कितना आएगा जी, 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नियत वेग जहां आ जाए ना तो उतना ही होगा जितना पहले था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपना फिजिक्स का लास्ट है, फिर 10 सवाल केमिस्ट्री के हैं, क्योंकि 15 फिजिक्स और 10 केमिस्ट्री आपके आते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर तेजी से नीचे गिरता है तो किसका संकेत देता है? आंधी, तूफान, बरसात का, साफ मौसम का, इनमें से कोई नहीं। तो ये बैरोमीटर वाला मैंने कई बार आपको बोला है, और आपके स्पेशली सिलेबस में दे रखा है बैरोमीटर। तो ये मान के चलो पाठ्यांक आएगा, उससे सवाल आता है, और देखो पूछा भी गया है। तेजी से नीचे गिरता है, 2024 में आ गया, तेजी से नीचे गिरेगा तो नुकसान होगा, नुकसान होगा तो आंधी तूफान। अगर धीरे धीरे नीचे आता, धीरे धीरे नीचे आता तो बरसात का, और अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता ऊपर तो किसका? साफ मौसम का। चले आगे। शुष्क बर्फ क्या है बताइए? शुष्क बर्फ, ड्राई आइस क्या है? ठोस CO2, द्रव N2, द्रव H2, इनमें से कोई नहीं। शुष्क बर्फ क्या है? केमिस्ट्री शुरू हो चुकी है, केमिस्ट्री के 10 सवाल आएंगे अपने। बताओ ड्राई आइस, शुष्क बर्फ क्या है? दोस्तों शुष्क बर्फ होती है ठोस CO2, ये आप सब जानते हैं। द्रव N2 का यूज करते हैं, याद रखना, वीर्य को सुरक्षित रखने में। वीर्य जो सीमन होता है ना, उसको सुरक्षित रखने में। द्रव N2 का रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है, रॉकेट में ईंधन के रूप में, क्योंकि ये बेस्ट फ्यूल होता है हाइड्रोजन। तो तीनों का सवाल बनता है, ये ध्यान रखना है। पानी का बर्फ में बदलना कौन सा चेंजेस या परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, दोनों, इनमें से कोई। दोस्तों देखो परिवर्तन के 2 सवाल आ गए थे। पानी का बर्फ में बदलना कौन सा चेंजेस है, कौन सा परिवर्तन है, ये आपको बताना है। तो पानी का बर्फ में बदल रहा है तो एक तरीके से अवस्था बदल रही है, और अवस्था आप सबको पता है भौतिक के अंदर बदलती है। किसमें बदलेगी? भौतिक परिवर्तन में चेंज होगी। एक और देखो, ये लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, दोनों, या दोनों नहीं? क्या कह रहे हैं? लोहे पर जंग लगना परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। दोस्तों लोहे पर जंग लगना ये एक अभिक्रिया हो रही है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और जहां रासायनिक अभिक्रिया होती है वहां रासायनिक परिवर्तन होगा, वहां केमिकल चेंज होगा। तो देख रहे हैं ये आपका 2024 का टेक्निकल का पेपर, आराम से उड़ाओगे। हम तो इससे 4 गुना बेहतर पढ़ के और जा रहे हैं ना, तो दिक्कत नहीं आएगी ऐसे सवालों में। ऑक्सीजन का अणुभार क्या है? 8, 16, 32, 44। अणुभार, मूलानुपाती सूत्र, विलियता, विलियन, मोलरता सब निकालना सिखा दिया आपकी बार। ऑक्सीजन का आपको अणुभार पूछ रहे हैं, तो दोस्तों ऑक्सीजन का अणुभार कैसे निकालेंगे? परमाणु भारों का योग अणुभार होता है, तो इसका परमाणु भार 16 होता है। ऑक्सीजन कितना है जी? 2 है, तो लो जी कितना आ गया? 32 आ गया। तो यहां 32 करना है। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, 16 नहीं करना है, 16 नहीं करना है, 16 नहीं करना है। ऑक्सीजन O2 का करना है। ऑक्सीजन का अणुभार क्या होगा? देखो यहां अणु बोल रहा है, अणु, केवल O करोगे ना तो ये तत्व है, ये परमाणु भार आएगा इसका। O का केवल O का परमाणु भार आता है, वो 16 आएगा। अगर परमाणु भार पूछता तो 16, अणुभार पूछेगा तो 32 आएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा बतानी है। 78, 21, 0.93, 0.03। दोस्तों कितना इजी सवाल दिया है, बहुत इजी सवाल थे, और हम तो अब की बार इससे भी बेहतरीन करके जा रहे हैं।
तो अब की बार सिलेक्शन नहीं लिया ना, तो फिर हम कहीं ना कहीं इसके दोषी बन जाएंगे। तो दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है 78, 21% है ऑक्सीजन, आर्गन होती है अक्रिय गैस 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 होता है। हेलो जी, चारों ही गैस बता दिए मैंने। कार्बन की संयोजकता क्या होती है? 1 4 3 2 बताइए। कार्बन की वैलेंसी बताना है क्या होती है, कार्बन की संयोजकता क्या होती है। तो कार्बन आप सबको पता है अपने साथ कितने सिंगल बॉन्ड से कितनों को बांध सकता है? 4 को। तो सीधा सा है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होगी? 4 होगी। भाई 4 को जोड़ सकता है कार्बन, और कार्बन वो है जिसके अंदर सर्वाधिक इनमें श्रृंखलन की, चेन फॉर्मेशन की प्रवृत्ति पाई जाती है, श्रृंखलन प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है। और इसके अलावा कार्बन जो है ना, वो सर्वाधिक यौगिक बनाता है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व भी है, सर्वाधिक यौगिक भी बनाता है। नेक्स्ट है, अमोनियम क्लोराइड की सोडियम से क्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? NH4Cl। इसकी क्रिया सोडियम से करवाते हैं तब कौन सी गैस बनती है? बताइए। अगर इसकी क्रिया में सोडियम के साथ करवाता हूं, अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया? NH4Cl। अगर मैं इसकी क्रिया सोडियम से करवाता हूं तो बताइए क्या बनेगा? शाबाश, बताइए। देखिए इसके अंदर दो चीजें बन सकती है। यहां ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजेस भी करूंगा मैं। यहां से एक तो NaCl बनेगा, ये NaCl बनेगा। ठीक है। अब यहां से तोड़ो आप, तो एक NH3 निकलेगा और प्लस, और एक H2 बाहर निकलेगा। अब दोस्तों यहां पर देखो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं और मैंने दोनों जानबूझ कर लिए हैं। अब इसके अंदर दोनों हो सकती है। ऑप्शन में अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन करो, अमोनिया है तो अमोनिया करो, लेकिन यहां पर मैं इन दोनों को ही सही मानूंगा। अब आपके एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन नहीं आए, आपके एग्जाम में एक ही ऑप्शन था। ये ऑप्शन मैंने सेट किया है कि ये दोनों गैस हो सकती है, अमोनिया भी हो सकती है और हाइड्रोजन गैस भी हो सकती है। ज्यादातर चांसेज मेरा ये है कि 90% हाइड्रोजन आएगी, 10% चांस इसका रहता है अमोनिया का। तो मैं इन दोनों को ही सही मानूंगा, ये ध्यान रखना है। Mg को O2 में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? चलो जला लो। मैग्नीशियम फीता है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाओ तो MgO बन जाएगा। दिक्कत क्या है? MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये तो देखते ही पता लग रहा है। ये रिएक्शन पूछने का तरीका देखो, कितना आसान सवाल पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, डीएनए का चाकू किसे कहा जाता है? ये उत्प्रेरक से सवाल आ रहा है। डीएनए का चाकू किसे कहा जाता है? लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जाइमेज, लाइपेज। बताइए डीएनए का चाकू किसे कहा जाता है? दोस्तों चाकू का काम क्या होता है? चाकू का काम होता है जी काटना। तो डीएनए को काटने वाला कौन सा होता है? लाइगेज तो जोड़ने वाला, डीएनए खंड को जोड़ता है, खंड को जोड़ता है ये, तो ये तो होगा नहीं। जाइमेज दोस्तों शराब निर्माण के अंदर यूज होता है, शराब बनाने में। लाइपेज वसा का पाचन करता है। तो बचा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको आणविक कैंची भी कहा जाता है और इसको डीएनए का चाकू भी कहा जाता है। आज भाई अपना अंतिम सवाल आज का, निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील है? लोहा, तांबा, सोना, सोडियम। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है जो सबसे कम रिएक्टिविटी दर्शाती है? तो लोहा तो क्रिया करता है,
तांबा भी नीला हरा पड़ जाता है, सोडियम तो वैसे ही पानी के साथ बैठता ही नहीं मामला, तो ये है स्वतंत्र धातु। तो ये हो गई आपके स्वतंत्र धातु। तो ये दोस्तों आपके 15 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री,